नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह, जिसमें हमने हर एक चैप्टर से अलग अलग प्रश्न आपके लिए हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहेगी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग या फिर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जब किसी जो है शब्द या अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है तो वहां पर जो है इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आपने खूब सुना होगा दोस्तों। तो थोड़ा सा इसके बारे में डीपली आप लोग जान लीजिएगा। जो उद्धरण चिन्ह दोस्तों होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इकहारा उद्धरण चिन्ह, दूसरा आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। इकहारा जो उद्धरण चिन्ह होता है उसका प्रयोग होता है किसी का जब उपनाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपनाम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लिया लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो उपनाम है इनका दोस्तों निराला, ठीक है, तो इस पर जो है ये निशान आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब जब किसी कवि का या किसी का उपनाम लिखेंगे तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। या कोई रचना होगी, क्या होगा? रचना। जैसे कि पूछा गया कामायनी किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, किसकी रचना है। ठीक है। अब जो है ये जो अक्षर है कामायनी, इस पर विशेष बल देने के लिए यहाँ पर जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जरूर देखने को आपको मिलेगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसका प्रयोग होता है दोस्तों वो किस किस पर होता है? या किसी का उपनाम होगा, कोई रचना होगी, कोई पुस्तक होगी, कोई ग्रंथ का नाम होगा, तब जो है यहाँ पर इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी तरह से अगर दोहरा की बात करें तो इसको भी यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इससे आपकी कवर हो जाएंगी। किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपसे इससे संबंधित नहीं छूटेगा। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह दोस्तों होता है, इसका प्रयोग होता है जब किसी के कहे हुए पूरा वचन जो है लिख दिया जाता है। किसी ने कुछ कहा है तो पूरा वचन लिखा गया है, पूरी पंक्ति लिखी गई है, या किसी का कोई नारा होता है तो उसको लिखा गया होता है। ज्यों का त्यों जब लिखा जाता है तब उस पर जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरा जो है इस तरह से दो दो चिन्ह होते हैं उसमें, ठीक है, तब वहां पर जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे वाले प्रश्न में इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? बताइएगा दोस्तों कौन सा चिन्ह लगा हो। काफ़ी आसानी से आप लोग बता देंगे, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में आप लोग समझ चुके हैं। तो दोहरा जो है ये उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। और मैंने कहा था ना, किसी के कहे हुए वचन पर, कोई किसी की पंक्ति पर या फिर किसी के नारा को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ज्यों का त्यों उनका नारा लिखा हुआ है, तब यहाँ पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछा है दोहरा या इकहारा। अगर ये भी ऑप्शन में दे देता दोहरा या इकहारा, तब दोहरा उद्धरण चिन्ह आपका सही उत्तर होता। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? बताइएगा दोस्तों कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। तो लंबाई, मधुर, लोभी या फिर लज्जालु। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लंबाई जो है वो भाववाचक संज्ञा का सूचक है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों? जिन शब्दों से किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न हो तो भाववाचक संज्ञा का जो है मानी जाती है। जिस तरह से बेईमानी, ईमानदारी, भूख प्यास, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। सामासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संयोजक चिन्ह है दोस्तों, इसको जो है सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, योजक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। तो इसका प्रयोग भी समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रयोग भी इसका पूछा जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है दोस्तों जब दो विपरीत या सहचर जो है अर्थ वाले शब्द एक पास लिखे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुख लिखा, सुख, डायरेक्ट इसका उल्टा अगर लिख दें दुख, एक साथ में लिखेंगे तब इस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पाप पुण्य के बीच में इसको लगाया जाता है। तो यही इसका उपयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, छा वर्ण जो है ये व्याकरण के अनुसार कैसा है? बताइएगा कैसा है दोस्तों। स्वर है, अनुस्वार, संयुक्त व्यंजन या फिर व्यंजन। तो जो छा वर्ण है दोस्तों ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों? तो संयुक्त जो है इसका मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या है? जुड़ा हुआ, है ना, जुड़ा या मिला हुआ, मिला। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब होता है संयुक्त का जुड़ा या मिला। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजन जब आपस में जुड़ जाते हैं, क्या होता है जब दो व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं तब जो है जो वर्ण बनता है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है दोस्तों? 4 इनकी संख्या होती है। एक आपका छा होता है, एक आपका त्रा होता है, एक आपका ज्ञा होता है, ठीक है, एक आपका जो है स्रा होता है। तो इनमें देख लीजिएगा कौन कौन से दो जो है व्यंजन मिले हुए हैं। तो अगर छा की बात करें तो का हल चिन्ह सा, का
हल चिन्ह सा। ठीक है, इससे ये बना है। अगर हम लोग त्रा की बात करें तो ता हल चिन्ह प्लस रा। देख लीजिएगा, ये जो है दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ज्ञा की बात करें तो जा हल चिन्ह प्लस या। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सरा की तो सरा में जो है सा हल चिन्ह प्लस रा। ये दो दो व्यंजन के मिलने से बनते हैं, इसलिए जो है इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संख्या इनकी पूछी जाए तो संख्या है 4। पूछा गया था छा कौन सा जो है व्याकरण के अनुसार क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है। क्लास आपकी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, या फिर आगामी आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो बताइएगा होस्ट ध्वनि जो है, ओष्ठ ध्वनि है इसमें से कौन सी। तो ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी होती है दोस्तों। पा वर्ग जो आपका पूरा होता है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। पा फा भा भा मा, है ना। तो पा वाला जो है पा फा बा भा, तो भा जो है ये पा वाले वर्ण में आता है, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बताइएगा गंगा, चतुराई, फूल या फिर कमरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले भी एक भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न आपका हो चुका है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चतुराई। जिन शब्दों से जो है किसी भाव का उत्पन्न हो तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। इसका एक सीधा सा जो ट्रिक होता है देख लीजिएगा कि इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। चतुराई को आप लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो यही जो है भाववाचक संज्ञा होती है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। उस ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं, 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है, उस शब्द बताइएगा क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में जो उस शब्द है ये क्या है। तो दोस्तों उस ग्रंथ में जो है 500 पृष्ठ हैं, बताइएगा। तो उस यानी कि संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की तरफ संकेत कर रहा है ना, है ना। उस ग्रंथ में, ये पता नहीं किस ग्रंथ में, अगर ग्रंथ का नाम लिखा होता तो संज्ञा हो जाता, तो उसकी तरफ ही संकेत कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। बताइएगा दोस्तों, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। वाक्य में जो क्या करना है, विशेषण पहचानना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में तो मोहन जो है तुमसे चौगुना काम करता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्तिवाचक। क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक की जो पहचान होती है दोस्तों, चौगुना, दो गुना, है ना, दो गुना, 100 गुना, या जितना भी गुना लिखा होगा, तिगुना, चौगुना, ये सब आपका जब देख लेंगे तो आवृत्तिवाचक जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। पहचान इसकी यही। निम्नलिखित में से अव्यय है, बताइएगा अव्यय कौन सा है, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 10, तो लिंग वचन कारक आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो भाई वही अव्यय कहलाता है। तो किसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो इसमें तो परिवर्तन हो सकता है। मोटा है, मोटी भी इसको हो सकता है ना, मोटापा, हर चीज़ इसको बदल सकते हैं। गरीब को भी बदल सकते हैं, गरीबी, ये सब, प्राचीन को भी बदल सकते हैं। लेकिन और जो है इसका प्रयोग जो है लिंग वचन करता किसी के कारण भी नहीं बदला जा सकता है। जहाँ पर भी रहेगा ये बिल्कुल सही, इसका उच्चारण और ही रहेगा, इसको बदल नहीं सकते हैं। तो यही चीज़, एक चीज़ याद कर लीजिएगा, यही आपका अव्यय कहलाता है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। बताइएगा दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन है। इसको पहचानने का तरीका तो मैंने पहले ही बताया था आपको पिछली क्लास में, काफ़ी जो है सरल सा क्वेश्चन है। पुल्लिंग बताइएगा इसमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 11, तो पुल्लिंग में दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके जो जो आपका शब्द होगा उसके आखिरी में ज़्यादातर जो है पा, आब, पन, वा, ये जो है अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक उसमें जो है हर एक अक्षर में मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है, पुल्लिंग कौन सा है, दया, बुढ़ापा, निर्धनता, दुर्घटना। जैसे दुर्घटना हो गई है ना तो ये स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से निर्धनता, तो ये भी स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा आ गया, जैसे कोई भी वाक्य बनाएंगे तो इसमें जो है स्त्री का बोध नहीं आप लोग करा सकते हैं। बुढ़ापा आ गया, तो ये बिल्कुल पुल्लिंग आपका हो जाएगा। दया, जैसे कहा जाए दया, दया आ गई, है ना, तो दया आ गई, यहाँ पर क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो बिल्कुल भी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है आपको। रामू खाना खा रहा था, भूतकाल का मतलब जो कार्य हो रहा था पहले, है ना। माँ खाना बना चुकी है, ये तो गलत हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, तो जो है आगे की बात हो रही है, भविष्य की। हम घूमने जाएंगे, ये भी भविष्य की, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्या कह रहा है, अपूर्ण भूतकाल यानी कि कार्य पहले हो रहा था लेकिन अपूर्ण है, कार्य पूरा नहीं हुआ है ना। तो रामू खाना खा रहा था यानी कि पहले खा रहा था, लेकिन अभी पता नहीं है कंप्लीट हुआ कि नहीं, खाना खा चुका है कि नहीं, तो यही है, अपूर्ण है। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल में है,
बताइएगा। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। डायरेक्ट आंसर अगर हम टिक कर देंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो हर एक चीज़ को समझना जरूर है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो आसन्न का दोस्तों मतलब जो होता है वो ये होता है कि आसन्न भूतकाल में कोई कार्य जब खत्म होता तो उसको खत्म हुए बिल्कुल जो है नज़दीक होता है, समय ज़्यादा नहीं हुआ होता है ना। तो काम खत्म होने में निकटता स्पष्ट होती है, कहने का मतलब ये है जब काम खत्म हुआ तो बिल्कुल अभी अभी काम खत्म हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। तो देख लीजिएगा किसमें जो है ये चीज़ हमको मिलेगी। तो तू आता तो मैं जाता बिल्कुल गलत है ना। वह आया था, वह आया था बताइएगा, ये भी गलत है। मोहन आया सीता गई, ये भी गलत है। मैंने आम खाया है, इसमें सोचिएगा कि कह रहा है मैंने आम खाया है। खाया है यानी कि कोई पूछ रहा होगा कि किसने खाया, तो कहा है मैंने आम खाया है, तो बिल्कुल लग रहा है कि अभी अभी जो है उसने आम खाया है। इसलिए ऐसे जो वाक्य आपके होंगे आसन्न भूतकाल के अंतर्गत होंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान वर्तमान काल को कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं ना, कितने भेद हैं इसके बताना है। प्रश्न नंबर 14। तो वर्तमान काल के जो भेद हैं दोस्तों 5 हैं, कहीं कहीं पर आपको 6 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको 5 मिलेंगे, है ना। यूपीएसआई में भी ये जो आपका प्रश्न आया था तो वहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हुआ था, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं जान लीजिएगा, उसको भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सामान्य वर्तमान काल एक होता है, सामान्य आगे, ठीक है, वर्तमान काल नहीं लिखेंगे। अगला जो आपका होता है तात्कालिक होता है, नोट करते हुए जाइएंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद में एक पूर्ण होता है, इसके बाद में संदिग्ध होता है, इसके बाद में आपका एक संभाव्य होता है। कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो यही 5 आपके जो है भेद होते हैं। कहीं कहीं पर एक अपूर्ण भी जोड़ दिया गया है, अपूर्ण। गूगल पर हमको देखने को मिला था ये काफ़ी जो है वेबसाइट पर। तो ये तो फिलहाल जो है किताब में भी नहीं है, और जब यूपीएसआई में प्रश्न आ चुका है वहाँ पर भी बिल्कुल सही उत्तर रहा है इसका 5। तो यही आप लोग जो है देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को क्या देता है? कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद विभक्ति में कौन सा कारक है? बताइएगा। रेखांकित पद में जो है कौन सा कारक है? ये गलत हो गया थोड़ा सा टाइपिंग। संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान कारक इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कैसे संप्रदान कारक होगा? संप्रदान कारक की जो पहचान होती है वो होती है को, ठीक है, को या के लिए, के लिए, ठीक है, को या के लिए। तो इसमें ज़्यादातर देने का भाव नजर आएगा। क्या? देने का भाव, देने का भाव। इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न आपका आ चुका है। किस भाव का ज़्यादातर जो है नजर आता है? कौन सा भाव? तो देने का भाव। देने का भाव इसलिए क्योंकि यहाँ पर को है या फिर के लिए। तो को वाले जो वाक्य रहेंगे उसमें ज़्यादातर जो है कुछ चीज़ किसी को दी जाएगी, तभी इसका जो है यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। इसकी पहचान है को या के लिए। तो राजा देखो सेवक को कंबल देता है ना, वह उसको ये चीज़ देता है, तो को यहाँ पर लगेगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 16। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? बताइएगा दोस्तों, खिचड़ी जो है ये किस प्रकार का शब्द है? तो देशज शब्द है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देशज शब्द का मतलब क्या होता है? देश में जन्मा, है ना। देश और प्लस जा अलग करेंगे तो जा मतलब जन्मा, देश का मतलब देश में जन्मा। इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जाता है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति का कोई पता है ही नहीं। जो स्थानीय लोगों के द्वारा ये नए नए शब्द बना दिए जाते हैं अपने व्यवहारिक बोलचाल में, तो इन्हीं को जो है देशज शब्द कहा जाता है। तो खिचड़ी जो है ये आपका देशज शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? बताइएगा। आ उपसर्ग है, सही विकल्प कौन सा होगा? तो उपसर्ग दोस्तों जो होता है वो शब्द के पहले लगता है ना, शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो देख लीजिएगा आ उपसर्ग किस में है। अनेक को अगर हम लोग देखेंगे तो अनेक होता है अन प्लस एक, अन प्लस एक, ठीक है। तो इसमें भाई उपसर्ग हो गया अन, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर अमर को चेक करेंगे तो आ प्लस मर, है ना। मूल चिन्ह, मूल शब्द को निकाल लीजिएगा इसमें से। तो मूल शब्द है मर, तो उसमें जो उपसर्ग लगा है वो आ है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था? आ उपसर्ग किस में लगा है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो है लगा है। अतिशय की अगर बात करेंगे तो अति इसमें है, अति प्लस है। इसी तरह से अधिभार में अधि लगा हुआ है। प्रश्न है दोस्तों, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? बताइएगा। इसमें जो रेखा है दोस्तों वो अध के नीचे है, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो जो रेखा है वो अध के नीचे है। बताइएगा रेखांकित जो शब्द है ये है अध, ये क्या है? संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है या फिर प्रत्यय है? तो सही उत्तर इसका बताना है 18 का। दोस्तों जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर एक नया अर्थ बनाते हैं तो उसको उपसर्ग कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधमरा में जो अध है दोस्तों ये क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिए। उन्नति परिश्रम से होती है, ठीक है। डाट 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 का कारण तो आलस्य है। किसका कारण आलस्य है? उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए क्या विलोम होगा दोस्तों इसका? तो
उन्नति जो है वो परिश्रम से होती है, उन्नति का जो विलोम होता है वो होता है अवनति। तो अवनति का कारण तो आलस्य है, ठीक है। तो अवनति होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ा सा इसका गलती हो गई, यहाँ पर बी होना चाहिए, ये सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब हास होता है, गिरावट, पतन, ये सभी इसके जो है जो अर्थ होते हैं पर्यायवाची। प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख का पर्यायवाची नहीं है। बताइएगा दोस्तों, आंख का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन है चक्षु, अक्ष, लोचन या फिर दृष्टि। तो ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर गलत होते हैं लोगों के, क्योंकि जो जितना इजी प्रश्न होता है तो वही गलत जल्दी होता है ना। तो आंख का जो पर्यायवाची पूछा गया है बताना है आपको, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अक्ष जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब होता है धुरी। क्या होता है? धुरी इसका मतलब होता है। तो ये जो है आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलद, मेघ, जलद या फिर वारिद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बादल का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है, है ना, पूछा गया है यही प्रश्न नंबर 22 में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। जलद का मतलब क्या होता है? जलद यानी कि जल को धारण करने वाला, अर्थात समुद्र, है ना। तो समुद्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची है, बादल का नहीं है। तो जल को जो धारण करता है वो समुद्र होता है, इसीलिए जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कन्फ्यूजन वाले यही प्रश्न है दोस्तों, यहीं पर गलतियाँ ज़्यादातर होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? बताइएगा क्या कहलाता है? अन्योदर, दूरस्थ, सहोदर या फिर औरस। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो वो अन्योदर कहलाता है ना। अन्योदर यानी कि दूसरी माता के उदर से पैदा हुआ। तो अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। बताइएगा कौन सा एक शब्द है? तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसमें क्या टिक करेंगे? आश्रमवासी, ठीक है। उसके बाद में जो संख्या रहेगी वो रहेगी गुरुकुलवासी। उसके बाद में जो लोग रहेंगे वो छात्रावासी के रहेंगे। जो सबसे कम लोग हैं वो दोस्तों अंतेवासी लगाएंगे, यही सही उत्तर है। जो लोग इसको कायदे से पढ़ के जाएंगे वही जो है इसका सही उत्तर दे पाएंगे। ज़्यादातर लोग इसमें जो है गलती कर देंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो आप लोग यही सोचेंगे आश्रमवासी आश्रम में रहा जाता है, या फिर छात्रावासी, गुरुकुलवासी। तो ये सब गलत है आपके, अंतेवासी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, दिए विकल्पों में स्वागत का जो विच्छेद है वो क्या होगा? बताना है आपको। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे। काफ़ी बार ये प्रश्न आया है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। संधि बताएंगे, इसका विच्छेद बताएंगे और संधि का नाम भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर 25 प्रश्न दोस्तों, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, क्या हो दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, उसको क्या कहा जाता है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास इसको कहा जाता है। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, कैसे? जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए दिन रात। तो दोनों के जो अर्थ हैं दोस्तों अलग अलग हैं और दोनों जो है समान रूप से प्रधान माने जाते हैं, है ना, कोई किसी से कम नहीं है। नदी नाला, नदी नाला, तो इसमें भी जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इनको जो है जब विग्रह करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर और, अथवा, एवं ये चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी? दिन और रात, इसको लिखेंगे अगर विग्रह करके, दिन और रात, नदी और नाला, है ना। अथवा भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? बताइएगा कितने आधारों पर जो है वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दो आधार पर, ठीक है। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चलिए पूछा जाए अगर वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? दो आधार पर किया जाता है। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? बताइएगा दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है शायद पिताजी आ जाएं? तो इसमें जो है वाक्य में संदेह की संभावना व्यक्त होती है, संदेह या संभावना, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि पिताजी आ ही जाएं, शायद पिताजी आ जाएं, शायद लगा हुआ है। तो ये वाक्य आपका हो जाएगा संदेहार्थक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संदेहार्थक बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा, या फिर इसको संदेहवाचक भी कह सकते हैं।